भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में आकर सीधे सीधे वहां के प्रशासन और हिंदुओं को धमकी दे डाली। उन्होंने प्रशासन को सीधे सीधे धमकी देते हुए कहा कि योगी और मोदी तो बहुत दिनों तक रहने वाले नहीं हैं और जब योगी और मोदी नहीं रहेंगे तब हम बताएंगे। उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? आप ये बताइए कि इससे बहुत साल पहले 2013 ईस्वी में इसके छोटे भाई ने भी इसी तरह का एक बयान दिया था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो हम बताएंगे कि हम कौन हैं। उसके बाद एआईएमआईएम के एक प्रवक्ता ने अभी साल भर पहले ये बताया था कि हम 15 करोड़ लोग बाकी 100 करोड़ लोगों पर भारी है। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, खुद ब्लैंकेट में बैठ गए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। अब मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूं और गृह मंत्रालय से यह पूछना चाहते हैं हम कि क्या यह हेट स्पीच है या नहीं है? क्या अगर ऐसे भाषणों से दंगा होता है तो मोदी जी पर कोई आंच आएगा या अमित शाह पर कोई आंच आएगा, या इस देश की जनता पीसी जाएगी? इस देश के भोले भाले हिंदू जो किसी भी तरीके से लड़ने के लिए तैयार नहीं है वह पीसे जाएंगे, वह मारे जाएंगे। क्या यह राजनीतिक नचनिया केवल बीजेपी के लिए माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा या इस पर कुछ कार्यवाही भी होगी? मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यवाही होगी, क्योंकि आज तक जब इतने बड़े बड़े रोज कुछ ना कुछ बयान दिए जाते हैं ऐसे नेताओं से, लेकिन उन पर कुछ कार्यवाही नहीं होती, उन पर रासुका नहीं लगता, तो इस पर क्या लगेगा? और वहीं धर्म संसद में नए नए जितेंद्र नारायण त्यागी बने वसीम रिजवी ने जब कहा कि हिंदुओं को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि मैं वो किसके लिए कह रहा हूं, वो आपको मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आपको अपने बचाव में तैयारी रखनी पड़ेगी। यह बात हेट स्पीच की श्रेणी में आती है और उत्तराखंड सरकार ने उन्हीं वसीम रिजवी अर्थात जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। लेकिन मजाल है कि हिंदूवादी सरकार कभी ऐसे असदुद्दीन ओवैसी या इसके छोटे भाई पर कभी केस दर्ज करे? क्या इस पर रासुका नहीं लगना चाहिए? लेकिन नहीं लगेगी। मैं योगी जी से भी कहता हूं कि इसको तुरंत अरेस्ट करिए और अरेस्ट करके जेल में डालिए, अन्यथा कुछ अनहोनी न हो जाए चुनाव तक आते आते। और जो भी अनहोनी होगा, जो भी दाग लगेगा, वो सीधे सीधे आप पर लगेगा। आप मास्टर स्ट्रोकवादियों के फेरा में मत पड़िए। इस देश की जनता आप पर बहुत भरोसा करती है और मुझे लगता है कि जब आप ऐसे लोगों को शांत नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, तो शायद ही कोई कर सके। इसलिए आपसे यह देश की जनता उम्मीद लगाए बैठी हुई है, उसे ना उम्मीद मत करिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। अब चलते हैं पंजाब में। पंजाब के कपूरथला में मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़के का लिंचिंग किया गया था। उसके ऊपर 30 बार, जी हाँ 30 बार तलवार से वार किया गया और तब उसकी मृत्यु हुई थी। बताइए कितना तड़पा कर उस बच्चे को मारा गया होगा। और आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद भगवंत मान कहते हैं कि वह यदि विक्षिप्त था तो बस के नीचे क्यों नहीं आ गया? बताइए। अब यदि कोई विक्षिप्त व्यक्ति कोई भूखा हो और आपके
सो कॉल्ड जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में घुस जाता है तो उसे बेअदबी कह करके मारा जाता है और मर्डर कर दिया जाता है, लिंच किया जाता है। और आपके नेता कहते हैं कि अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो ट्रक के नीचे क्यों नहीं आया? क्या लॉजिक है? और उसी पंजाब में, उसी अमृतसर में एक मंदिर को वेंडलाइज किया गया, वहां के अंदर के जेवरात लूटे गए, गहने लूट लिए गए, लाखों रुपया चोरी हो गया। और यह बेअदबी नहीं है। केवल गुरुद्वारे में यदि कोई खाना खाने घुस जाता है, वह पकड़ा जाता है, वो बेअदबी है। लेकिन मंदिर पर अटैक्स होते हैं, मूर्तियों को विखंडित किया जाता है, भारत के हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को खंड खंड किया जाता है, फाड़ के फेंका जाता है, लेकिन वो बेअदबी नहीं है। बेअदबी तो केवल मस्जिदों और गुरुद्वारों में होती है। अब चलते हैं गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि जितने भी पुर्तगालियों ने मंदिर को ध्वस्त किया था, खंडित किया था, उस मंदिरों को पुनर्जीवित किया जाए। अभी याद आ रहा है इनको, जब चुनाव सर पे आ रहे हैं, जब इनके टर्म खत्म होने के कगार पे हैं, तब इनको याद आ रहा है कि गोवा में जो पुर्तगालियों ने मंदिर को खंडित किया था, उस मंदिरों को पुनर्गठित किया जाए, फिर से उनका पुनरुद्धार किया जाए। ये अभी याद आ रहा है, आज से पहले इनको याद नहीं था। आज से पहले तो ये सेकुलरिज्म का चुस्की ले रहे थे। और इनके जो सबसे बड़े नेता है, जो दाढ़ी वाले बाबा है, नरेंद्र मोदी जी, वो तो महासेकुलरिज्म के सीईओ है। और ऐसे मौके पर वो भी बड़ी भली भांति भुनाना चाहते हैं। केवल प्रतीकों की राजनीति होती है, करना कुछ नहीं है इनको, केवल प्रतीकों की राजनीति करनी है, भाषण देने हैं कि हम राजकाज सुधार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जबकि इन्हीं के राज्य में सबसे ज्यादा हेट स्पीच हुए हैं। जिसको जो मन आता है बोल के चला जाता है, हिंदुओं तुमको काट देंगे, मार देंगे, लेकिन मजाल है जो इनके मुंह से एक शब्द निकल जाए। इनके मुंह से केवल पहलू खान के लिए शब्द निकलते हैं, इनके मुंह से केवल तबरेज और अखलाक के लिए शब्द निकलते हैं। पाल घर में जो मारे गए साधु हैं, उनके लिए इनके मुंह में शब्द नहीं है। अभी भी यह मास्टर स्ट्रोक की तलाश में ही घूम रहे हैं। और जो भी बंगाल में हुआ, उसके सबसे बड़े कारक नरेंद्र मोदी है। केवल माहौल बनाया और अपने लोगों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा। उसी का नतीजा देखने को मिला जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ। उसमें बीजेपी को पछाड़ते हुए कम्युनिस्ट जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गए। जब कोई भी नेता अपने लोगों के लिए खड़ा नहीं होता, उनको मरता हुआ छोड़ देता है, तो उसके पार्टी का यही गत होता है और यही गत होना चाहिए। और मास्टर स्ट्रोकवादी हमेशा हर चीज को जस्टिफाई करते हैं, हर बात को जस्टिफाई करते हैं। किसान बिल आया, वो भी किसानों के हित में था, किसान बिल गया, वो भी किसानों के हित में था। ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं पता नहीं। और इसी मास्टर स्ट्रोक के चक्कर में केवल हिंदू पीसा जाता है, सब जगह प्रताड़ित होता है। मैं योगी बाबा से यह मांग करता हूं कि ओवैसी ने जो भी बात बोला है, उस बात को संज्ञान में लिया जाए और संज्ञान में लेकर उस पर एफआईआर दर्ज कर उसको तुरंत जेल की सलाखों के भीतर डाला जाए। अन्यथा आने वाले भविष्य में कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होगी। जब आपको भी नरेंद्र मोदी वाला जो असर होने लगे, जब भी आप सेकुलरिज्म के रास्ते पर चले जाते हैं, और सेकुलरिज्म का मतलब आप जानते ही हैं, हिंदुओं को कुछ भी कह के निकल जाओ, आप उसका रिटेलिएट नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे सकते, इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब कि हिंदुओं को धमकी दो, हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो। ये तब हो रहा है जब हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक में है। और उसी सेकुलरिज्म के सीईओ है हमारे नरेंद्र मोदी जी। और मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक है वो। उन्हीं के दम पर सब जगह चुनाव लड़े जाते हैं और कोई भी काम होता है उसमें यह दिखाया जाता है कि ये नरेंद्र मोदी और का मास्टर स्ट्रोक है। ये भी मास्टर स्ट्रोक है। यह जो ओवैसी है, यह एक तरीके से राजनैतिक नचनिया है जो नरेंद्र मोदी के इशारे पर इधर से उधर नाचता फिरता है। अगर वाकई राजनैतिक नचनिया नहीं है तो इस पर कार्यवाही क्यों नहीं होती? इसके भाई पर तो कांग्रेस ने कार्रवाई किया था, लेकिन इसके जो प्रवक्ता है उसने भी बोला था कि 15 करोड़ जो है वो 100 करोड़ पे भारी है। और अब यह जो नचनिया है यह भी बोल रहा है कि पुलिस और प्रशासन जो है यह याद रखें कि हमेशा योगी और मोदी नहीं रहेंगे, इनके हटने के बाद हम तुमको बताएंगे। क्या इस पर रासुका नहीं लगना चाहिए? आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन हाँ,
मास्टर स्ट्रोकवादियों से हमेशा बचकर रहिए, अन्यथा यह आपको हमेशा गफलत में रखेंगे, हमेशा अंधेरे में रखेंगे। ठीक है, अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।